देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी, तो उसके बारे में सुनिए। मैंने आपको बताया था हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इसमें हम लोग दो प्लेट्स को दिखाएंगे। जो फर्स्ट प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो अनदर प्लेट है सेकंड प्लेट, दैट प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज अर्थ फ्रॉम द अदर एंड। और ये दूसरे एंड से क्या की गई है, इसकी अर्थिंग की गई है, इसको अर्थ कर दिया। सो दिस इज द कैपेसिटर, ये बन गया कैपेसिटर। और इसके बीच में हमने कुछ मीडियम को फिल किया था। तो यहाँ पर हमने किसी मीडियम को फिल किया और इस मीडियम के अंदर क्या हुआ, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को अलाइन करेंगे या प्लस और माइनस के सेंटर अलग अलग हो जाएंगे। दोनों ही केसेस में इस सब्सटेंस में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के माइनस एक डायरेक्शन में होंगे और सभी मॉलिक्यूल्स के जो प्लस होंगे वो दूसरी डायरेक्शन में होंगे। सो दिस विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस मीडियम। और इस मीडियम में ये क्या क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके प्लस और माइनस इस तरफ आएंगे, ये माइनस और इधर प्लस होगा। तो यहाँ पर हमने ये भी दिखा दिया प्लस माइनस। तो इसके कारण से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। तो प्लस से माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखा जा रहा है, ई वेक्टर से। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। And when we are introducing the medium between the plates, then there will be an electric field produced between these two plates. In this medium will be induced electric field. और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको प्लस सिग्मा से लिखा जाता है, यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको माइनस सिग्मा से लिखा जाता है। टोटल चार्ज इस पर प्लस क्यू है, टोटल चार्ज इस पर माइनस क्यू है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है। और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो रही है, देखो सब मॉलिक्यूल्स का माइनस इस तरफ आएगा और सारे मॉलिक्यूल्स का प्लस इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसको सिग्मा इंड्यूस्ड लिखा जाएगा। द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी दैट विल बी सिग्मा इंड्यूस्ड। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज इंड्यूस होगा उसको सिग्मा इंड्यूस से लिखा जाएगा। ओके। और ये जो मीडियम इसमें फिल किया गया, ये जो मीडियम आपको इन प्लेट्स के बीच में दिख रहा है, इस मीडियम की कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी। कौन सी परमिटिविटी, तो आंसर है रिलेटिव परमिटिविटी, और यू कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, दोनों तरीके देखिए। एक तो वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है E माइनस ई इंड्यूस्ड। दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर है सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसमें से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड इट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये तरीका है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। दूसरा तरीका हमारे पास है गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम कहती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां पर मीडियम होता है। सो यूजिंग गॉसेस लॉ वी कैन आल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बस इसके फॉर्मूला के अंदर क्या कर देंगे, एप्सिलॉन आर का डिवाइड कर देंगे, जो भी इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये भी किसके बारे में बताएगा, ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा। अब दोनों ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड इक्वेशन भी। तो दोनों को क्या रख सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। और इक्वल रखते ही क्या आएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला किसका होगा देखिए। सो वी आर पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जो है वो ये कहती है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। सिग्मा इंड्यूस्ड का फॉर्मूला बनाना है, इंड्यूस्ड को इधर ले आओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर को उस तरफ ले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर।
ये माइनस का था, इधर आकर के प्लस का होगा, ये प्लस का था, उधर जाकर के माइनस का हो गया। क्या कॉमन आ रहा है? तो आंसर है सिग्मा कॉमन आ रहा है। सो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इन दिस मीडियम, इस मीडियम में कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, इन प्लेट्स पर जो भी चार्ज डेंसिटी है, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। So this is the formula of induced charge density and this is the equation थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड है, डेरिवेशन अभी पूरा नहीं हुआ। तो एक फॉर्मूला तो ये बन रहा है इस डेरिवेशन में कि किसी भी मीडियम को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसमें कितनी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड होती है, कितना चार्ज इसमें इंड्यूस होता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिग्मा पता होना चाहिए कि ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स पर चार्ज डेंसिटी क्या है, और क्या पता होना चाहिए इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते ही, सिग्मा की वैल्यू पुट करते ही हम ये बता सकते हैं कि मीडियम में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, मीडियम में कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अब आगे की कहानी सुनो। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी सुनो उसके बारे में। एक हमने पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। पोलराइजेशन वेक्टर के 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारे फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, काई ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काई ई क्या होता है? काई ई इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिस्पॉन्स करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका कितना डायपोल मूवमेंट होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डायपोल मूवमेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर। और ये है ससेप्टिबिलिटी, ये डिपेंड करेगी सब्सटेंस पे, और इसी का फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं। हम लोग ससेप्टिबिलिटी को ही डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसका जब फॉर्मूला बनेगा तब डिस्कशन होगा कि ये ससेप्टिबिलिटी कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये हमने पोलराइजेशन वेक्टर में स्टडी किया था। दिस इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसको एक तरीके से और भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग सिग्मा पी से भी लिख सकते हैं, या सिग्मा इंड्यूस्ड। इसको हम लोग सिग्मा इंड्यूस्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड भी लिख सकते हैं। अब इन चीजों को समझो आप। ये मीडियम है, अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी मीडियम को। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, या तो ये घूम जाएंगे या इनके प्लस माइनस के सेंटर अलग हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि पोलर मॉलिक्यूल वाला सब्सटेंस था या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का सब्सटेंस था। तो सारे के माइनस इधर आ चुके हैं, सबके प्लस इधर आ चुके हैं, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज है इसके अंदर। अब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसी को पोलराइजेशन वेक्टर भी बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है? तो देखिए, मैंने ये बताया कि यहाँ पर कितना डायपोल मूवमेंट है, ये पहला मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितना चार्ज होगा। डायपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डायपोल के एक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज होता है, दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज होता है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको 2a से लिखा जाता है। तो ये डायपोल मूवमेंट कितने मॉलिक्यूल के? Q इंटू 2a, ये एक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट है। हमें एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करनी है, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। अब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को लेकर के चलते हैं। सो डायपोल मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ लिखता हूं मैं, डायपोल मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट होता है उसको लिखा जाता है Q इंटू 2a से। ठीक है, ये तो पता था हमें। और अगर मैं बात करूं नंबर डेंसिटी की, द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि मान लीजिए ये 1 यूनिट वॉल्यूम है। 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर क्यूब, 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ और 1 मीटर की हाइट, 1 इंटू 1 इंटू 1, टोटल कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ पर यूनिट वॉल्यूम की। अब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मूवमेंट होगा, तो सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल N। एक मॉलिक्यूल का इतना डायपोल मूवमेंट है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का डायपोल मूवमेंट कितना होगा? तो यहां लिखेंगे डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
तो पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट आएगा n इंटू क्यू इंटू 2a। और ये जो n इंटू क्यू इंटू 2a है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम लोग बोल रहे थे पोलराइजेशन वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। और इसी पोलराइजेशन वेक्टर को क्या बोलते हैं? सिग्मा इंड्यूस्ड। तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम में? n इंटू क्यू इंटू 2a। तो आप इसको ये बोलो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या आप इसको ये बोलो पोलराइजेशन वेक्टर, या बोलो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो इस पोलराइजेशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंड्यूस्ड भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। आप इसको सिग्मा इंड्यूस्ड से लिखो, आप इसको लिखो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से, या आप इसको लिखो पोलराइजेशन वेक्टर से। तीनों का मतलब एक ही है, n इंटू क्यू इंटू 2a। तो इसी पोलराइजेशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंड्यूस्ड भी लिख सकता हूँ। ओके, अगर इसको सिग्मा इंड्यूस्ड लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ। चलो मैं फॉर्मूला पूरा एक साथ लिखना चाहता हूँ मैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये पोलराइजेशन वेक्टर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पहले पोलराइजेशन वेक्टर का, वो ये था ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि इस पोलराइजेशन वेक्टर को इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। अच्छा, ई नेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है ई नेट के प्लेस पे लिख सकते हैं जाई ई सिग्मा, ये वैल्यू लिखी हुई देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर। तो अब इसमें ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। एक तो थर्ड इक्वेशन है जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को बता रही है, एक ये फोर्थ इक्वेशन है जो फिर से इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को बता रही है। तो ये भी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, ये भी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। दोनों को इक्वल रख देते हैं। दोनों को जैसे इक्वल रखेंगे ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। और यही फॉर्मूला तो हमें बनाना था कि कौन सा सब्सटेंस किस तरह के इफेक्ट को शो करेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब कि कितना डायपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा वो, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल घूम जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में अलाइन हो जाएंगे। So here third equation is equal to fourth equation because both are giving the value of the induced surface charge density. दोनों ही induced surface charge density की वैल्यू को बता रहे हैं। अब इसमें इसको पुट करते हैं। ये induced charge density है। induced charge density को किससे लिखा गया है? काई ई से लिखा गया, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड क्या कहती है? इक्वेशन थर्ड कहती है कि इंड्यूस्ड सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये लिखा जा सकता है। अब सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करोगे, इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ससेप्टिबिलिटी एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है, इससे क्या समझ आ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस कितना पोलराइजेशन करेगा, कौन सा सब्सटेंस कितना इफेक्ट दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आंसर है कि ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको काई ई से लिखा जाता है, CHI। ग्रीक लैंग्वेज में इसको ची बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको काई बोलते हैं। और ये जो काई है ये ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम है एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन द वन क्वांटिटी, सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 1 भी कांस्टेंट है, क्या चेंज हो सकता है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट चेंज हो सकता है। तो जैसे ही हम लोग मीडियम बदलेंगे तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदल जाएगा। तो ये जो काई ई है, ससेप्टिबिलिटी है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे या रिलेटिव परमिटिविटी पे। अब जैसे वाटर की परमिटिविटी काफी अच्छी है, 80 है, वाटर की परमिटिविटी 80 के आसपास होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ 80 लिखूंगा, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जो ये बताएगी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में वाटर को फिल करूंगा तो सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी किसकी होगी? अगर हम कंपैरिजन करें कौन कौन से मटेरियल्स का, केरोसिन का, केरोसिन ऑयल होता है 6 होती है इसकी ससेप्टिव, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 के आसपास होती है। वाटर की जो होती है वो होती है 80। पेपर के लिए हम लोग इसको लिखते हैं 4 लिख देते हैं, 3.5 के आसपास होते हैं। तो अगर मैं इन सब्सटेंसेस का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो सबसे अच्छी ससेप्टिबिलिटी किसकी है? वाटर की, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसे ही हम वाटर को यहाँ पे फिल करेंगे उसके सारे मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और सबके माइनस एक तरफ आ जाएंगे, प्लस दूसरी तरफ चले जाएंगे और पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन होने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। और वाटर को जब मैं यहाँ पर फिल करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है। तो मीडियम की ससेप्टिबिलिटी सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं मीडियम के तो इजीली ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 मेथड बताए थे मैंने आपको। फोर्स इन द मीडियम, ये कूलॉम्स लॉ से कर सकते हैं इसको। फोर्स इन द फ्री स्पेस एंड फोर्स इन द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, कैपेसिटेंस इन द मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस। ये सब किसके बारे में बताते हैं? ये तीनों के तीनों फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और परमिटिविटी अगर आपको पता है तो इजीली आप ससेप्टिबिलिटी भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या रिस्पॉन्स करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या इफेक्ट दिखाएगा। ओके, so this is the effect of the dielectric medium between the plates of the capacitor. तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ये इफेक्ट रहेगा मीडियम का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीडियम की प्लेट्स के, मीडियम जब फिल करेंगे हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएंगे, कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएंगे। Now we will discuss about the capacitance of a parallel plate capacitor when capacitance of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric, partially filled with dielectric substance. This is the next topic. कैपेसिटर बनाते हैं, ये प्लस प्लेट और सामने इसके हमने रख दी नेगेटिव प्लेट। अब इसमें पोलराइजेशन तो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मीडियम बनाएंगे और मीडियम की परमिटिविटी को लिखेंगे इसमें। एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट एंड दिस प्लेट इज अर्थ, so that its potential is 0 volt. Okay,
यहाँ पर अब इसके बीच में हमने क्या किया, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को किससे लिखा जाता है, उस डिस्टेंस को स्मॉल डी से लिखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसके बाद में हमने इसके अंदर एक मीडियम को फिल कर दिया, लेकिन मीडियम कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया, कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया, यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है, और ये जो मीडियम हम इसमें फिल करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। और इस मीडियम की थिकनेस कितनी है, इस मीडियम की थिकनेस है स्मॉल टी, तो थिकनेस को स्मॉल टी से लिखा जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की थिकनेस है। अच्छा, अगर पूरा मीडियम फिल हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो कंप्लीटली फिल्ड के लिए तो हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं। क्या फॉर्मूला बनाया था, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। और जब इसके बीच में हम लोग एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो मीडियम कैसा फिल्ड होगा, वो मीडियम इसमें कंप्लीटली फिल्ड होगा। जब मीडियम कंप्लीटली फिल्ड होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होगा, then the capacitance will be epsilon naught epsilon r a upon d। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, when medium is completely filled between the plates, when medium is completely filled between the plates, तो completely filled के लिए ये फॉर्मूला होता है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें मैंने ये दिखाया है कि जो मीडियम है वो पार्शियली फिल्ड है, यहाँ पर स्पेस खाली है। तो इस केस में कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, अब उस कैलकुलेशन का तरीका सीख लो, क्या होगा, डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है तो इसको थोड़ा एक तरीके से डायग्राम को बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन में और समझने में दिक्कत ना आए। मीडियम को मैंने इस तरफ, यहाँ पर एक तरफ प्लेस कर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, इस मीडियम। और क्या थिकनेस थी, अभी बताया था मैंने आपको, ये जो मीडियम है इसकी थिकनेस है स्मॉल टी। ब्लैंक स्पेस बता सकते हो कितना है, टोटल डिस्टेंस है डी, इतना मीडियम भरा हुआ है, ब्लैंक स्पेस कितना होगा, तो खाली जगह जो है वो है डी माइनस टी, डी माइनस टी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट्स के बीच में होता है ई, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, जिसको किससे लिखा जाता है, ई इंड्यूस से लिखा जाता है, अभी पढ़ा था हमने। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के पोटेंशियल को कम करेंगे, मतलब कि इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे। फिर से सुनो क्या क्या बोला मैंने, ये नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह से ये मीडियम को जब हम यहाँ फिल करेंगे तो सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ होंगे। अगर ये सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा, और अगर पोटेंशियल को कम करेगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल को थोड़ा कम करेगा। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट प्लेट है उस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस का जब भी फॉर्मूला बनाना होगा तो हम इस जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे, और सब डेरिवेशंस के अंदर किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करते ही किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस की जो डेरिवेशन है सारे के सारे सेम है, सब में पहले पोटेंशियल ही निकालना होता है, पोटेंशियल ही कैलकुलेट किया जाता है सारे डेरिवेशंस में। अब सुनो जी, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसको। So here we are going to calculate effective potential difference between the plates. Effective potential difference between plates. Effective potential difference कैसे calculate करेंगे? Potential difference in the free space plus potential difference in the medium. Potential difference in free space plus potential difference in medium part.
और पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है E इंटू एल, लेंथ। अब देख लो भैया, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फ्री स्पेस में? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस तक है ये फ्री स्पेस? ये फ्री स्पेस है d माइनस टी डिस्टेंस तक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा d माइनस टी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन द मीडियम पार्ट। मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आंसर है मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द मीडियम। कितने डिस्टेंस तक है ये मीडियम? तो आंसर है टी डिस्टेंस तक है। तो यहां से लेकर के यहां तक इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा अलग होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है? ई एम से लिख सकते हैं या ई इंड्यूस्ड लिख सकते हैं, तो इसको ई इंड्यूस्ड भी लिखा जा सकता है। अब ई की वैल्यू भी पुट करनी है और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू भी पुट करनी है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फ्री स्पेस एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द मीडियम पार्ट। दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह पे लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लिखेंगे डी माइनस टी प्लस ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखा जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इससे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे लिखा जा सकता है एज पर द गॉसेस लॉ। गॉस लॉ कहती है कि अगर मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और मल्टीप्लाई बाय टी। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने बनाया है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि हम जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे उस कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में चार्ज अपॉन पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पर चार्ज आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आता। तो हमें इस फॉर्मूला से क्या एलिमिनेट करना है? तो आंसर है सिग्मा को एलिमिनेट करना है। सिग्मा को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? सिग्मा को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो ये रहा चार्ज और ये रहा एरिया, तो सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और इसकी जगह पर भी क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी। सो दिस इज द पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल आएगा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिख देते हैं, फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या होगी। क्लियर है सबको ये कैसे निकाला गया पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो आंसर है कॉमन आ रहा है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में से हमने कॉमन क्वांटिटीज को लिख दिया, क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट विल बी डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पर रह गया टी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। सो दिस इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करके रख दिया, पोटेंशियल कैलकुलेट करके रख दिया। अब क्या कैलकुलेट करना है? तो आंसर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्या लिखेंगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है कि कैपेसिटेंस कितना होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल पर यूनिट पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में जैसे ही पुट करोगे तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू, और पोटेंशियल की जगह पर लिखा जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q कैंसिल, इसका रेसिप्रोकल कर दो, अपस्टेयर्स में आ जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी
plus T upon epsilon r. So this is the capacitance when the plates are partially filled. जब प्लेट्स के बीच का जो खाली स्पेस है वो पार्शियली फिल्ड होगा, तो उस समय पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेशन है. डेरिवेशन में सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. पोटेंशियल के अंदर चार्ज आना चाहिए, ताकि हम लोग जब इस पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाए और फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज हमें पता है सिर्फ वो बच जाए. एरिया ऑफ द प्लेट, लेंथ और ब्रेथ को हम मेजर कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसको डी से लिखा गया, इसको भी मेजर कर सकते हैं. और कितनी थिकनेस का हमने मीडियम भरा है, इसमें जो हमने प्लेट लगा रखी है, किसी भी मटेरियल की जो प्लेट यहाँ पर फिक्स कर रखी है, और ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और ये जो प्लेट होगी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए. तो अगर आप इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो आपको एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड थिकनेस ऑफ द मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और यू कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो ये क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, क्लियर है सबको ये कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज पार्शियली फिल्ड. तो ये किसका फॉर्मूला है, व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए मीडियम एंड दिस मीडियम इज पार्शियली फिल्ड. कंप्लीटली फिल्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी. ये कंप्लीटली फिल्ड का फॉर्मूला है. तो कंपैरिजन कर सकते हो, जब पूरा मीडियम भरा होगा दोनों प्लेट्स के बीच में तब ये फॉर्मूला लगाना है, जब पार्शियली मीडियम भरा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो दिस इज द कैपेसिटेंस.